लेकिन इमरान साहब, सालेहा ने शायद एहतजाजन कुछ कहना चाहा। जो मैं कह रहा हूँ वो करना है। पहली बात तो ये कि जूलिया और उसके साथी तरने वाला नहीं है, वो अपना तहफ्फुज़ आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि उनके जहनों में भी ये बात हो सकती है कि इस अंदाज की कार्रवाई का उस इलाके में भी चर्चा होगा, और जब हमें मालूम होगा कि हमारे साथी पकड़े गए हैं तो लामहला हम उन्हें छुड़ाने की कोशिश करेंगे और इस तरह आसानी से उनके हाथों ट्रैप हो जाएंगे। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है इमरान साहब। सालेहा ने कहा और उठकर दोबारा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तो कैप्टन शकील भी उस सीट से उठकर इमरान के साथ वाली सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बस दोबारा चल पड़ी और इमरान ने एक बार फिर सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून और इत्मीनान था कि कैप्टन शकील को बेहद हैरत हो रही थी, जबकि खुद उसके अपने दिल में उस वक्त से शदीद बेचैनी और इस्तराब मौजूद था, जब से उसने सालेहा से जूलिया और उसके साथियों के बारे में सुना था। लेकिन जाहिर है वो इमरान को तो कुछ न कह सकता था, इसलिए उसने अपने तौर पर इस सारी सिचुएशन के बारे में गौर करना शुरू कर दिया, जबकि बस अब तेजी से स्टारिया की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। सफदर की आंखें खुली तो चंद लम्हों तक तो उसका जहन जैसे धुंध में लिपटा रहा। फिर जिस तरह रेशमी पर्दा किसी चिकनी सतह से सिरकता है, उस तरह उसके जहन पर छाई हुई धुंध भी छट गई और उसके साथ ही उसके जहन पर बेहोश होने से पहले के मनाजिर पहल गए। उसे याद आ गया था कि वो अपने साथियों समेत बस में सवार था और बस स्टारिया से पहले एक छोटे से अड्डे में दाखिल होकर जैसे ही रुकी, यकलखत एक हल्का सा धमाका सुनाई दिया और उसके बाद उसका जहन तारीक दलदल में डूबता चला गया। उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन उसे ये महसूस करके हैरत का एक शदीद झटका लगा कि उसके जिस्म की हरकत बेहद सुस्त और मामूली थी। ये सब क्या हो गया है, सफदर ने सोचा और एक बार फिर उठने की कोशिश की और इस बार गोश्त के जिस्म ने पहले से ज्यादा तेज हरकत की थी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह उठ न सका था। सफदर ने गर्दन घुमाई तो उसने अपने साथ ही फर्श पर जूलिया और तनवीर को भी पड़े हुए देखा। उन दोनों के जिस्मों में भी मामूली सी हरकत के तासुरात मौजूद थे, लेकिन अभी वो पूरी तरह होश में नहीं आए थे। सफदर ने एक बार फिर अपने जिस्म में मौजूद तमाम कुव्वत को बरवे कार लाते हुए उठने की कोशिश की और फिर वो एक झटके से उठकर बैठ गया, लेकिन इतनी कोशिश से ही उसका सांस यकलक इस तरह फूल गया था जैसे वो मीलों से तेज दौड़ता हुआ यहाँ पहुंचा हो। लेकिन उसे ये खुशी थी कि वो उठकर बैठ जाने में कामयाब हो गया है। चंद लम्हों बाद जब उसका सांस मामूल पर आ गया तो उसने पीछे दीवार की तरफ खिसकना शुरू कर दिया और फिर काफी देर की मुसलसल जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार दीवार से पुष्ट लगाकर बैठने में कामयाब हो गया। अब उसने गौर से उस कमरे का जायजा लिया। ये कमरा तमाम तर गहरे सब्ज रंग के मोटे शीशे का बना हुआ था। उसमें बज़ाहिर कोई दरवाजा या खिड़की मौजूद न थी। फर्श पर गहरे सब्ज रंग का मोटा सा कालीन बिछा हुआ था। छत भी सब्ज रंग के शीशे की थी, जिसमें से तेज रोशनी निकलकर उस पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसके अलावा वहां और कुछ मौजूद न था। अभी सफदर उस कमरे का जायजा ले रहा था कि उसने जूलिया की कराह सुनी तो वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। जूलिया आहिस्ता आहिस्ता आंखें झपक रही थी, जबकि तनवीर सिर्फ कसमसा रहा था। मिस जूलिया, मैं सफदर हूँ, सफदर ने ऊंची आवाज में कहा। तो जूलिया के जिस्म ने झटका खाकर उठने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह न उठ सकी, जबकि उसी वक्त तनवीर के मुंह से भी कराह निकली और फिर सफदर उन दोनों को पूरी तरह होश में आने और उठने की कोशिश करते देखता रहा और साथ साथ उनकी हिम्मत भी बढ़ाता रहा। और फिर काफी देर बाद सफदर की तरह वो दोनों भी न सिर्फ उठकर बैठ जाने में कामयाब हो गए, बल्कि दोनों पीछे खिसक कर दीवार से पुष्ट लगाकर बैठ गए। ये कौन सी जगह है, यहाँ तो काफी सर्दी है, जूलिया ने कहा। हाँ, मुझे भी खनकी का एहसास हो रहा है। बहरहाल हम किसी की कैद में हैं और हमारे जिस्मों को बेहिस कर दिया गया था और शायद इसीलिए उन्होंने हमें बांधने की भी जरूरत नहीं समझी, सफदर ने जवाब दिया। यहाँ कोई दरवाजा भी नहीं है, जूलिया ने कहा। दरवाजा बज़ाहिर तो नहीं है, लेकिन हमारी अंदर मौजूदगी बता रही है कि आमदोरफ्त के लिए कोई ना कोई दरवाजा होगा, सफदर ने कहा और उसके साथ ही उसने उठकर खड़े होने की कोशिश कर दी। काफी कोशिश के बाद वो उठकर खड़ा होने में कामयाब हो गया। इसके लिए उसे अपनी पुष्ट पर मौजूद गहरे सब्ज रंग के शीशे की दीवार का सहारा लेना पड़ा था, जबकि जूलिया और तनवीर अभी उठकर खड़े होने की कोशिशों में मसरूफ थे। सफदर ने अपने जिस्म को पूरी तरह हरकत में लाने के लिए हल्की वर्जिश शुरू कर दी और फिर जब जूलिया और तनवीर दोनों उठकर खड़े होने में कामयाब हो गए तो सफदर अब पूरी तरह हरकत में आ चुका था। सफदर ने अपने लिबास की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन उसके लिबास की तमाम जेबें हर किस्म के सामान से खाली थी, हत्ता के कलाई पर मौजूद
ट्रांसमीटर घड़ी भी गायब थी। सफदर ने आगे बढ़कर शीशे की दीवारों को चेक करना शुरू कर दिया। उसका ख्याल था कि शायद कोई दर्ज नजर आ जाए जिसके जरिए वो दरवाजे को खोल सके, लेकिन ऐसा लगता था जैसे तमाम दीवारें एक ही शीशे की बनी हुई हों। उसने फर्श पर पैर मारकर ये मालूम करने की कोशिश की कि शायद फर्श किसी जगह से खोखला हो, लेकिन ऐसी कोई जगह उसे महसूस ना हुई। पूरे कमरे का फर्श हर लिहाज से ठोस था, जबकि इस दौरान तनवीर और जूलिया भी वर्जिशें करके अब पूरी तरह हरकत में आ चुके थे। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि शीशे को तोड़ा जाए, सफदर ने पीछे हटते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, उसने खुद ही आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से शीशे पर मुक्का मार दिया। शीशे पर तो मामूली सा असर भी नहीं हुआ, अलबत्ता सफदर को अपना हाथ कई बार झटकना पड़ा। इतनी आसानी से अगर हम यहाँ से निकल सकते तो वो लाजमन हमें बांध कर रखते। ये बुलेट प्रूफ शीशा है। अलबत्ता इमरान ऐसे शीशे का मरकज तलाश करके उसे तोड़ लेने का माहिर है, जूलिया ने कहा। इमरान तुम्हारे आसाब पर सवार है, हर काम का माहिर इमरान है, इसी वजह से उसके नखरे बढ़ गए हैं। मैं तोड़ता हूँ इसे, तनवीर ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा और आगे बढ़कर उसने पूरी कुव्वत से शीशे पर लात मारी, लेकिन सिवाय उसके कि झटका खाकर वो उछलकर पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा और कुछ ना हुआ था। तुम हर काम जिस्मानी ताकत की बिना पर करने का सोचते हो, इसलिए नाकाम रहते हो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। हमें बहरहाल यहाँ से निजात तो हासिल करनी है, अब हम इत्मीनान से यहाँ बैठे तो नहीं रह सकते, सफदर ने कहा। मेरे ख्याल में तुम्हारे मुक्के और तनवीर की लात अभी काम दिखाएगी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? सफदर ने चौंक कर पूछा। तनवीर भी नीचे गिरकर फौरन उठकर खड़ा हो गया था। वो भी जूलिया की बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ गया था। इन लोगों के ख्याल के मुताबिक हम हरकत ना कर सकेंगे। यहाँ मखसूस अंदाज की खनकी बता रही थी कि यहाँ कोई ऐसी गैस फैलाई गई है जो आसाब को शुल कर देती है। इसी वजह से वो लोग अपनी जगह पर मुतमईन होंगे, लेकिन हमने अपनी हिम्मत और कुव्वत इरादी से न सिर्फ अपने आप को चुस्त कर लिया है, बल्कि मखसूस वर्जिशों से अपने आसाब को भी दोबारा ताकतवर कर दिया है। इसलिए वो इस बात की तवक्को ही नहीं कर रहे होंगे कि इस तरह शीशे पर मुक्का और लातें मारी जा सकती हैं, और यकीनन ये आवाजें उन तक पहुंच जाएंगी और वो समझ जाएंगे कि हम उनकी तवक्को के खिलाफ दोबारा हरकत में आ चुके हैं। इसके बाद वो हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे, ये बात आसानी से समझ में आ सकती है, जूलिया ने तफसील से अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। लेकिन हमें यहाँ इस अंदाज में क्यों रखा गया है? अगर वो लोग हमारी शिनाख्त कर चुके हैं तो वो तो हमें वहीं बस में ही गोलियों से उड़ा सकते थे, पूरी बस को मिसाइल फायर करके तबाह कर सकते थे। इस तरह हमें यहाँ ले आने और फिर कैद रखने का असल मकसद क्या हो सकता है? सफदर ने कहा। और फिर जैसे ही सफदर की बात खत्म हुई, अचानक छत पर कटक की आवाज सुनाई दी और ये तीनों बेख्तियार छत की तरफ देखने लगे। तुम तीनों न सिर्फ होश में आ गए हो बल्कि हरकत में भी हो, ये कैसे हो सकता है? एक मर्दाना आवाज कमरे में सुनाई दी। आवाज छत की तरफ से आ रही थी। बोलने वाले के लहजे में ऐसी हैरत थी जैसे उसे इस बात पर यकीन न आ रहा हो। यकीनन इस कटक की आवाज के बाद उन्हें किसी स्क्रीन पर देखा जा रहा था। तुम कौन हो? हम कहाँ हैं? और हमें यहाँ क्यों कैद किया गया है? हम तो सयाह हैं और स्टारिया जा रहे थे, सफदर ने ऊंची आवाज में कहा। मैं ग्रेग बोल रहा हूँ, मेरा ताल्लुक सार्ज से है। तुम इस वक्त स्टारिया में सार्ज के एक स्पेशल पॉइंट पर मौजूद हो। तुम तीनों का ताल्लुक पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस से है, उसी आवाज ने कहा जिसने अपना नाम ग्रेग बताया था। पाकिस्ताई, ये क्या कह रहे हो? हम तो एक्रिमियन हैं, सफदर ने कहा। तुम्हारे मेकअप वॉश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेकअप वॉश नहीं हो सके। इसके बावजूद हमें मुकम्मल यकीन है कि तुम तीनों पाकिस्ताई हो और तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस से है, ग्रेग ने जवाब दिया। कैसे तुम्हें यकीन आ गया? आखिर कोई वजह भी तो होगी, सफदर ने कहा। हाँ, तुमने पागो के बस टर्मिनल पर पाकिस्ताई जुबान में बातें की थी। तुम्हें सफदर के नाम से पुकारा गया था और अभी कुछ देर पहले तुमने इमरान का नाम लिया है और हमें मालूम है कि इमरान तुम्हारा लीडर है, ग्रेग ने जवाब दिया। तो उन तीनों ने बैक वक्त ही तवील सांस लिए, क्योंकि उन्हें याद आ गया था कि वाकई तनवीर ने पागो बस टर्मिनल पर सफदर को मुखातिब करके पाकिस्ताई जुबान में बात की थी, जिसमें उसने सफदर का नाम भी लिया था और जूलिया ने उसे पाकिस्ताई जुबान में बात करने से रोका था। और फिर कुछ देर पहले जूलिया ने भी बेसाख्ता अंदाज में इमरान का नाम लिया था। सयाह तो कई जुबानें बोल सकते हैं, ये कौन सी वजह हुई? हमें 4 जुबानें आती हैं, सफदर ने कहा। हमने तुम्हें अब तक मौत के घाट इसलिए नहीं उतारा कि अगर तुम्हारे बाकी साथी, एक औरत और 2 मर्द दस्तयाब ना हो सके तो फिर तुमसे उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और ये भी बता दो कि हम अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे, बॉस किसी भी लम्हे यहाँ आ सकता है और फिर तुम तीनों
टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लग जाओगे। और ये भी बता दूं कि इस कमरे से रिहाई नामुमकिन है। इन शीशों पर तोप का गोला भी असर नहीं कर सकता, इसलिए अभी मौत का इंतजार करो, ग्रेग ने कहा। और उसके साथ ही कटक की आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। हमारी यहाँ होने वाली बातें कहीं सुनी जा रही है, जूलिया ने आहिस्ता से कहा। हाँ, सफदर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। हमें हर सूरत में यहाँ से निकलना है, तनवीर ने कहा। हाँ, लेकिन कैसे? जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और तनवीर होंठ बीचकर खामोश हो गया। जाहिर है कैसे का जवाब उसके पास न था। मेरे ख्याल में हमें बहरहाल इंतजार करना होगा, पूछ-गूछ के लिए उन्हें बहरहाल हमें कहीं ले जाना होगा, सफदर ने कहा। जरूरी नहीं है, क्योंकि इस कमरे की मखसूस साख्त बता रही है कि यहाँ कोई साइंसी हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे भी सार्थ बैनुल अक़वामी तंजीम है, जूलिया ने कहा। ओ एक मिनट, मैं भी इसे तोड़ सकता हूँ, खामोश खड़े तनवीर ने यकलक पुरजोश लहजे में कहा। और उसके साथ ही उसने झुककर अपने एक बूट का लंबा सा तस्मा खोलना शुरू कर दिया। तस्मा हाथ में लेकर वो शीशे की दीवार की तरफ बढ़ा। जूलिया और सफदर दोनों हैरत भरी नजरों से उसे देख रहे थे, क्योंकि उन्हें बज़ाहिर कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही थी जिससे वो समझ सकते कि तनवीर शीशा तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। तनवीर शीशे की दीवार के करीब पहुंचकर झुका और उसने वहां मौजूद फर्श पर बिछे हुए कालीन को हाथ से पीछे की तरफ किया और फिर बूट के तस्मे के एक सिरे को फर्श और शीशे की दीवार के दरमियान मौजूद मामूली सी दर्ज के जरिए बाहर निकाल दिया। जब तस्मा आधे से ज्यादा बाहर चला गया तो तनवीर सीधा हुआ और उसने वो बूट उतारा जिसका तस्मा वो पहले ही निकाल चुका था। जूलिया और सफदर अभी तक हैरत भरी नजरों से उसे ये सब कुछ करते देख रहे थे। तनवीर ने बूट की एड़ी को मखसूस अंदाज में फर्श पर मारा तो उसकी टो के नीचे से एक तेज फल वाली बारीक सी छुरी बाहर निकल आई। तनवीर ने उस छुरी को शीशे के ऐन उस जगह रखा जहाँ से तस्मा बाहर निकल रहा था और फिर पूरी कुव्वत से उस तेज छुरी की मदद से दबाव डालकर शीशे पर एक बारीक सी लकीर डाल दी। और फिर उसने बूट को एक तरफ रखा और तस्मा खींचकर उसने उसे दोबारा बूट के मखसूस सुराखों में डालकर बूट पहना और तस्मा कस दिया। बूट की एड़ी को एक बार फिर मखसूस अंदाज में फर्श पर मारा तो छुरी गायब हो गई और तनवीर पीछे हटकर जूलिया और सफदर के साथ खड़ा हो गया। क्या किया है तुमने? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी नतीजा सामने आ जाएगा, इंतजार करो, तनवीर ने शुभदाबाजों से अंदाज में कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक कड़कड़ की तेज आवाज के साथ ही शीशे के दरमियान छत तक एक दराज सी फैलती चली गई और उसके साथ ही तनवीर बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और उसने पूरी कुव्वत से उस जगह पर लात मारी जहाँ ये दर्जनुमा लकीर बनी थी। उसके साथ ही एक जोरदार छनाका हुआ और शीशा टूटकर दूसरी तरफ जा गिरा और इतनी जगह बहरहाल बन गई कि एक आदमी आसानी से बाहर जा सकता था। बाहर एक राहदारी नजर आ रही थी। तनवीर उछलकर उस जगह को क्रॉस करके बाहर निकल गया तो उसके पीछे हैरत से बुत बने खड़े जूलिया और सफदर भी तेजी से हरकत में आए और चंद लम्हों बाद वो भी उस शीशे वाले कमरे से बाहर आ चुके थे। बाहर एक छोटी सी राहदारी थी। उस राहदारी के आखिर में एक दरवाजा था जो बंद था, जबकि साइड में मौजूद एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। सफदर ने उसे मजीद खोला और अंदर झांका तो वो चौंक पड़ा, क्योंकि यहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन मौजूद थी, लेकिन स्क्रीन ऑफ थी और उस कमरे में कोई आदमी मौजूद न था। जूलिया और तनवीर सामने मौजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश में मसरूफ थे कि दूसरी तरफ से कई आदमियों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। इधर कमरे में आ जाओ जल्दी, सफदर ने कहा तो जूलिया और तनवीर तेजी से उस साइड रूम में दाखिल हो गए। सफदर ने पहले की तरह दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया और फिर तीनों ही दरवाजे के साथ ही दीवार से पुश लगाकर खड़े हो गए। उनके पास असला नाम की कोई चीज न थी, इसलिए वो उस अंदाज में खड़े थे कि जैसे ही कोई अंदर दाखिल हो उस पर हमला करके उससे असला छीन सके। अरे ये क्या, ये शीशा तो टूट गया, ये क्या, एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। जीरो रूम तो खाली है और ये दरवाजा भी बंद था। ओ, तो वो यहाँ स्क्रीन रूम में है, एक और चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो सफदर यकलक तेजी से मुड़ा और दूसरे लम्हे दरवाजे की दूसरी साइड पर खड़ा हुआ आदमी चीखता हुआ उछलकर अपने पीछे खड़े दूसरे आदमी से टकराकर नीचे गिरा। उसी लम्हे एक धमाका हुआ और सफदर उछलकर दरवाजे की साइड से जा टकराया, लेकिन गिरने से पहले उसका जिस्म किसी बंद स्प्रिंग की तरह उछला और उसकी एक टांग ने साइड पर मौजूद आदमी के हाथ में मौजूद पिस्टल को हवा में उड़ा दिया। लेकिन उसने पिस्टल हाथ से निकलने से पहले ही गोली चला दी थी जो सफदर के बाजू में लगी थी। लेकिन अगर सफदर उस हैरत अंगेज अंदाज में उसके हाथ पर जर्ब लगाकर पिस्टल ना निकालता तो दूसरी गोली लामहला उसके दिल में उतर जाती। उसी लम्हे तनवीर ने उस आदमी के सीने पर हाथ से ऐसी भरपूर जर्ब लगाई कि वो आदमी किसी गेंद की मानिंद उड़ता हुआ राहदारी की दूसरी दीवार से जा टकराया।
उसी लम्हे जूलिया हवा में उड़ती हुई उन उठने वाले दोनों आदमियों से आ टकराई जिन्हें सफदर ने पहली जर्ब लगाकर गिरा दिया था, और फिर उस तंग सी राहदारी में खौफनाक फाइट शुरू हो गई। मुकाबिल 3 अफराद थे, जबकि उनके मुकाबिल जूलिया और तनवीर थे। सफदर नीचे गिरकर दोबारा उठने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन वो उठ न पा रहा था क्योंकि उसे जख्मी बाजू से दरवाजे को पकड़ना पड़ रहा था और जख्मी होने की वजह से उसकी गिरफ्त मजबूत न पड़ रही थी। लेकिन फिर वो तेजी से घूमा और उसने दूसरे बाजू से दरवाजा पकड़कर एक झटके से अपने आप को उठाकर खड़ा हुआ ही था कि एक आदमी तोप के गोले की तरह उसे आ टकराया और सफदर उछलकर पुश्त के बल दरवाजे के दरमियान ही गिर गया। उससे टकराने वाला आदमी उसके ऊपर ही गिरा था, लेकिन दूसरे लम्हे वो जैसे ही खड़ा होने की कोशिश में उछला, सफदर के दोनों घुटने बिजली की सी तेजी से मुड़े और पलक झपकने में वो आदमी चीखता हुआ एक बार फिर दरवाजे से बाहर फर्श पर एक धमाके से जा गिरा। इसे जिंदा रहने दो। सफदर ने उठते हुए जूलिया की चीखती हुई आवाज सुनी और वो समझ गया कि वो तनवीर से मुखातिब होकर कह रही है, और उसके साथ ही सफदर एक झटके से उठा और उसने जूलिया को एक हाथ से तनवीर का बाजू पकड़कर उसे एक झटके से एक तरफ करते हुए देखा। जूलिया ने इस कदर गुस्सेले अंदाज में झटका दिया था कि तनवीर जैसा आदमी भी कई कदम दौड़ता हुआ जाकर दीवार के पास जा रुका था। मैं कह रही हूँ कि इसे जिंदा रहने दो, तुम फिर भी उसका खात्मा कर रहे हो, जूलिया ने पाड़ खाने वाले लहजे में कहा। तनवीर, असला ले लो और मेरे साथ चलो, और मिस जूलिया, आप इस आदमी को अंदर कुर्सी पर बांधकर उससे पूछगुछ करें, सफदर ने आगे बढ़कर कहा, क्योंकि उसने तनवीर के चेहरे पर उभर आने वाली खूंखारी देख ली थी जो जूलिया के जबरदस्ती उसे रोकने से उभरी थी। वो जानता था कि तनवीर ऐसा ही मुश्तइल मिजाज आदमी है, जब वो मुश्तइल हो जाए तो फिर वो किसी का भी लिहाज नहीं करता। मैं जाऊंगी तनवीर के साथ, तुम यही रहोगे क्योंकि तुम जख्मी हो, जूलिया ने फौरन ही कहा, और उसके साथ ही उसने एक तरफ पड़ा हुआ मशीन पिस्टल झपटा और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात खत्म हो चुके थे और फिर वो भी जूलिया के पीछे दरवाजे से बाहर निकल गया तो सफदर वहां मौजूद अफराद की तरफ बढ़ा। 2 आदमियों की गर्दनें टूटी हुई थी, जबकि एक जिसे सफदर ने उछाला था वो फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। अलबत्ता उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था और सफदर समझ गया कि तनवीर ने उसके दिल पर पैर रखकर झटका दिया होगा और वो दूसरा झटका देना चाहता होगा कि जूलिया ने उसे देख लिया था, वरना अब तक ये आदमी भी खत्म हो चुका होता। वैसे उसकी हालत बता रही थी कि वो इस काबिल नहीं रहा कि कुछ बताना तो एक तरफ होश में भी आ सके। चुनांचे उसने झुककर उस आदमी की तलाशी ली, लेकिन उसकी जेबें खाली थी। सफदर ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे एक कोने में पड़ा हुआ तीसरा मशीन पिस्टल नजर आ गया। वो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि उसे उस आदमी के कराहने की आवाज सुनाई दी, जिसके बारे में उसका ख्याल था कि वो होश में भी ना आ सकेगा। सफदर तेजी से पलटा और उस आदमी पर झुक गया। तुम्हारा मेन ऑफिस कहाँ है? कहाँ है? बोलो, सफदर ने दोनों हाथों से उसे झंझोड़ते हुए कहा। एमली हाउस, क्रिस्टी रोड, उस आदमी के मुंह से आहिस्ता से निकला और फिर उसने एक झटका खाया और साकित हो गया। सफदर ने एक तवील सांस लिया और उठकर दोबारा उस मशीन पिस्टल की तरफ बढ़ गया। उस आदमी का शऊर सिर्फ चंद लम्हों के लिए होशियार हुआ था, इसलिए वो कराहा था और उसने सफदर के सवाल का जवाब भी दे दिया था, जो शायद शऊरी तौर पर वो कभी ना देता, और उसके बाद वो हलाक हो गया। सफदर ने मशीन पिस्टल उठाया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके बाजू में गोली जरूर लगी थी, लेकिन ये गोली सिर्फ जख्म लगाती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी। बाजू से खून जरूर बहा था, लेकिन फिर रुक गया था। अलबत्ता सफदर ये एहतियात जरूर कर रहा था कि जख्मी बाजू को ज्यादा जोर से हरकत न दे रहा था। अभी वो दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि दूसरी तरफ से उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। वो एक लम्हे के लिए ठटका, लेकिन दूसरे लम्हे मुतमईन हो गया, क्योंकि कदमों की आवाज से ही वो पहचान गया था कि आने वाला तनवीर है। मैं तनवीर हूँ। दरवाजे के करीब ही दूसरी तरफ से तनवीर की आवाज सुनाई दी। आ जाओ, मैं तुम्हारे कदमों की आवाज पहचान गया था, सफदर ने कहा तो तनवीर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। ये मर गया, तनवीर ने चौंक कर उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, जिसे मारने से जूलिया ने उसे रोका था। जाहिर है तुम्हारे हत्थे चढ़ने के बाद जिंदा कैसे रह जाता? बाहर क्या हुआ है? सफदर ने पूछा। ये वीरान इलाके में वाक़ एक छोटी सी इमारत है। अलबत्ता इमारत के उकब में हेलीपैड भी मौजूद है, लेकिन वहाँ हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है और न ही यहाँ कोई कार है। बिल्डिंग में 4 कमरे हैं, जिनमें से एक में असला मौजूद है, बाकी बेडरूम है। ऊपर वाली मंजिल खाली पड़ी हुई है, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। मैंने तुम्हारे शिकार से मालूम कर लिया है, उनका मेन ऑफिस एमली हाउस क्रिस्टी रोड पर है, सफदर ने कहा। हमने उस मशीनरी के मरकज को तबाह करना है, जरूरी नहीं कि वो मेन ऑफिस में नस्ब हो, तनवीर ने कहा। हो सकता है कि ये एमली हाउस की मशीनरी का मरकज हो, सफदर ने कहा। ओके, आओ बाहर जाकर सोचते हैं,
तनवीर ने कहा और फिर वो दोनों उस दरवाजे से गुजरकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। वहाँ जूलिया भी मौजूद थी। उसी लम्हे तीसरे कमरे से फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी तो सफदर तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा मीटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। मेज पर फोन मौजूद था जिसकी घंटी बज रही थी। सफदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ग्रेग बोल रहा हूँ। सफदर ने हत्ता बसा ग्रेग की आवाज और लहजा अपनाते हुए कहा, बॉस, क्राउन बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया। नस्ला सा महसूस हो रहा है बॉस, सफदर ने बहाना बनाते हुए कहा। उन पाकिस्तानी एजेंटों की क्या पोजीशन है? दूसरी तरफ से पूछा गया। जीरो रूम में बेहिस व हरकत पड़े हुए हैं बॉस। अब जैसे आप हुक्म दे, सफदर ने कहा। जीरो रूम से ये लोग किसी सूरत भी नहीं निकल सकते। हम कल तक देखेंगे। अगर उनके साथी मिल गए तो ठीक, वरना फिर उन्हें बताना होगा। ओके, ख्याल रखना। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो सफदर ने रिसीवर रख दिया। सफदर, इधर मेडिकल बॉक्स मौजूद है, आओ तुम्हारे जख्म की बैंडेज कर दो, जूलिया ने कहा तो सफदर ने असबात में सर हिला दिया क्योंकि अब उसे बाजू में अकड़न का एहसास हो रहा था और उसे मालूम था कि अगर अकड़न मजीद बढ़ गई तो फिर उसे बाजू को हरकत देना भी मुश्किल हो जाएगा। तनवीर वहीं रुका रहा जबकि जूलिया ने उस कमरे में जाकर उसके बाजू को धोकर उसकी बैंडेज कर दी।